एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ की। शुरू करने जा रहे हैं आज हम एक नया यूनिट 3 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसीडरेशन यूनिट 2 तक का हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं। एसेंशियल्स तो हमने यूनिट 1 में भी देखे थे, लेकिन हमने जब वहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे वहाँ पर एक ओवरव्यू देखा था। हमने वहाँ पर इन डेप्थ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्हें नहीं समझा था, बिकॉज वी डू हैव वन होल डेडिकेटेड यूनिट फॉर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज यूनिट 3। जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे तब हमने उस डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, और दूसरा पार्ट वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, स्टिल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उनमें से कुछ एलिमेंट्स को यूनिट 3 में दिया हुआ है, बिकॉज दे इन देमसेल्फ आर वन होल टॉपिक। वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में टॉपिक्स की तरह हैं, तो उन्हें हमें इस यूनिट में एक टॉपिक की तरह सेपरेटली समझना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले और एडू। राइट, कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हमारे पास में इस पर्टिकुलर यूनिट में? तो हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है समझने को। पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आ जाते हमारे पहले एलिमेंट पर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब कॉम्पिटेंट माना जाएगा, कब केपेबल माना जाएगा। 3 कंडीशंस पड़ी थी और 3 कंडीशंस वो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना ज़रूरी थी। पहला, उस पर्सन का मेजर होना ज़रूरी है, दूसरा उसका साउंड माइंड का होना ज़रूरी है, और तीसरा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स पड़े थे। इन 3 पॉइंट्स को हम आगे चलकर एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे, यानी कि आगे यानी कि अभी। ओके, सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बताता कौन है? सेक्शन 11 बात करता है कि कब आप केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग माने जाएंगे। तो कब माने जाएंगे? फॉलोइंग पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, द वन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी की एज को अटेन कर लिया है। दूसरा, ही इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का है। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ है। पहला आ जाते हैं मेजोरिटी पर। कोई भी पर्सन मेजर कब कहलाएगा इंडिया में? तो इंडिया में मेजोरिटी की एज है 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए, पूरे कर लिए हैं, तो आप मेजर कहलाते हो। 18 में एंटर किया है तो नहीं, 18 कंप्लीट होना ज़रूरी है एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। सॉरी, according to Indian Majority Act 1875, persons who have completed the age of 18 years is considered as major, and if age is less than 18 years, he is regarded as a minor. अगर कम है, 18 से कम की एज है, तो उसे माइनर माना जाएगा, उसे बच्चा माना जाएगा, छोटा बेबी माना जाएगा, तो उसे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। What if a person who is a minor enters into an agreement? अगर कोई माइनर अग्रीमेंट में एंटर कर दे, कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दे, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? देखते हैं आगे। अगर माइनर अग्रीमेंट में एंटर करता है तो उसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर रूल्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट ऑफ माइनर। माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल हैं क्या क्या? फर्स्ट, माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर अगर कोई अग्रीमेंट करता है तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है, शुरुआत से ही वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। अगर कोई माइनर अग्रीमेंट करता है तो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा, उसे लीगली एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता है। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी अग्रीमेंट with or by a minor is void from the very beginning। अगर कोई माइनर अग्रीमेंट करता है या उसके साथ में कोई अग्रीमेंट किया जाता है तो वो शुरुआत से ही void ab initio होगा, void from the very beginning होगा।
केस लॉ यहाँ पर कोट किया जाता है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, काफ़ी प्रोमिनेंट केस लॉ है। अब हुआ क्या था यहाँ पर? हुआ ये था कि एक बच्चा था और एक मेजर था। इस मेजर का नाम था धर्मदास घोष DG। ओके, माइनर था, इस माइनर का नाम पता नहीं है हमें, इसे मान लेते हैं X। ओके, X चाहता है इस मेजर धर्मदास घोष के पास में एक लोन मांगने। X लेता है लोन इस मेजर से, लेकिन बदले में ये कुछ कर देता है, और वो करता ये है कि ये माइनर, ये X अपनी घर की प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख देता है किसके पास में? धर्मदास घोष के पास में, और बदले में 20,000 रुपये का लोन लेता है, बोरो करता है 20,000 रुपये। अब इस माइनर की मम्मी को पता चलता है कि ये बच्चा मेरा ये कांड कर कर आया है, जमीन के कागजात गिरवी रख कर आया है। तो यहाँ पर मोहरी बीबी जो होती है वो बोलती है धर्मदास घोष को कि ये जो प्रॉपर्टी के पेपर है उसे वापस किया जाए, जबकि धर्मदास घोष ये लोन का अमाउंट वापस मांगता है, और ये माइनर ये लोन का अमाउंट वापस देने से मना कर देता है और प्रॉपर्टी की पेपर जो है वो वापस क्लेम करता है। मैटर जो है वो चला जाता है कोर्ट के पास में, क्योंकि इस माइनर की मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा तो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल ही नहीं है, इसलिए हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वॉइड मानेंगे और हमें हमारा अमाउंट वापस दो। खैर ऐसा सब उसकी मम्मी ने बोला नहीं, इतना नॉलेज नहीं था उसको। मैटर कुल मिला के गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने देखा कि ये X जो है ये माइनर था, बाद में मेजर हो चुका था, लेकिन भले ही वो मेजर हो चुका था, ओरिजिनली जब अग्रीमेंट किया गया था ये एक माइनर के साथ में अग्रीमेंट किया गया था, और माइनर का अग्रीमेंट वॉइड होता है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस धर्मदास घोष को ये जो सिक्योरिटी का पेपर है, जो गिरवी रखा गया है घर का पेपर, वो वापस करना पड़ेगा, और माइनर जो है वो कोई अमाउंट रीपे करने के लिए लायबल ही नहीं है, क्योंकि माइनर को एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करे। फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ते हैं एक बार। A minor borrowed ₹20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. He became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. यहाँ पर फैक्ट्स को थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। माइनर मेजर बन जाता है और वो कोर्ट के पास जाता है ये डिक्लेयर कराने के लिए कि हमारा ये जो अग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड हुआ है, इस मॉर्गेज को वॉइड डिक्लेयर किया जाए और मुझे ये जो प्रॉपर्टीज़ के पेपर जो मुझे उसे देने पड़े हैं एज ए सिक्योरिटी वो मुझे वापस मिले। It was held that a mortgage by a minor was void and B was not entitled for repayment of money. Further, moneylender's request for repayment of amount advanced to the minor as part of consideration for the mortgage was also not accepted। यानी कि जो अमाउंट ही वापस मांग रहा था लोन का, रीपेमेंट जो वापस मांग रहा था, वो भी धर्मदास घोष को नहीं मिला। ऑल इन ऑल माइनर अगर कोई अग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड है, उसे उसका प्रॉमिस फुलफिल कराने के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते हो, राइट। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से रिकन्फर्म करना रिकन्फर्म करना या फिर रीन्यू करना। अगर एक माइनर ने अग्रीमेंट में एंटर कर लिया है तो उसका इफेक्ट क्या है? वो वॉइड है। लेकिन ये माइनर कभी मेजर भी तो होगा ना, ये माइनर कभी मेजर भी तो होगा, उसकी उम्र थम थोड़ी ना जाएगी। जब वो मेजर होगा, क्या वो इसने जो ओरिजिनल अग्रीमेंट किया है उसे रेक्टिफाई कर सकता है, उसे रिकन्फर्म कर सकता है? यानी कि वो ये बोल सकता है कि चलो ठीक है, अभी मैं मेजर हो गया हूँ, जो ओरिजिनल मैंने अग्रीमेंट किया था उसे मैं रीवैलिडेट कर रहा हूँ। क्या वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है बताओ? ऐसा इसलिए है कि ओरिजिनल अग्रीमेंट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट। एक वॉइड अग्रीमेंट को आप रीवैलिडेट कैसे करोगे, उसे रिकन्फर्म करोगे कैसे? जब ओरिजिनल चीज़ का कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है तो आप इसे इफेक्ट दे कैसे सकते हो? तो आप वॉइड अग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकते हो। A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified. एक void agreement को कभी भी आप ratify कर ही नहीं सकते हो। This is second. तीसरा point, minor can be beneficiary. माइनर को फायदा लेने से कोई नहीं रोक रहा है। ही कैन बी अ बेनिफिशियरी, यानी कि फायदा लेते रहो बच्चों, लेकिन आप नुकसान नहीं झेलोगे। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ कोल्ड, डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। यानी कि भले माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज़ से मना नहीं कर रहा कि माइनर दूसरी सामने वाली पार्टी को बाइंड नहीं कर पाए। माइनर दूसरी पार्टी को ज़रूर बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर को किसी पर्सन ने प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया। प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है ना अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। एक पर्सन ने प्रॉमिस साइन करके दिया कि मैं सो एंड सो अमाउंट सो एंड सो डेट पर पे कर दूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट एक पर्सन ने माइनर को दिया है, तो वैसे तो माइनर का अग्रीमेंट वॉइड होता है, उसे एनफोर्स कराया नहीं जा सकता है, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी जरूर हो सकता है, वो फायदा जरूर उठा सकता है। तो माइनर इस प्रॉमिसरी नोट को एनफोर्स जरूर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा, आप माइनर हो, आप फायदे उठाते रहो। Thus, the promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. Contract के अंडर के benefit वो उठा सकता है। A minor cannot become a partner in a partnership firm. However, he may, with the consent of all the partners, be admitted to the benefits of partnership. इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप में माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में जरूर ऐड किया जा सकता है। यानी कि उसकी लायबिलिटी जो है वो तो अनलिमिटेड नहीं होगी जैसे कि दूसरे पार्टनर्स की होती है, लेकिन उसे पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसे रिसीव करने के लिए जरूर एडमिट किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जिसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप एक्ट में एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। सो दिस वाज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड का मतलब होता है एक तरीके से एक्सक्यूज देना या इस चीज का सपोर्ट लेना, दुहाई देना, प्लीड करना। अगर माइनर, फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर अग्रीमेंट में एंटर करता है लेकिन वो झूठ बोल देता है कि मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं, यानी कि अपनी एज को ही मिस रिप्रेजेंट करता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इस माइनर ने झूठ बोला है, तो लॉ बोलता है कि कोई बात नहीं माइनर, तुम तो बच्चे हो, तुम तो झूठ भी बोल सकते हो, तुमने अगर अपनी एज को फॉल्स रिप्रेजेंट किया है, गलत अगर झूठ भी बताई है तुम्हारी एज, तो भी चलेगा। तुम मजे से एकदम अच्छे से तुम झूठ बोलो, गलत गलत एज बताओ, तुम ये एक्सक्यूज दे देना कि मैं तो बच्चा हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। यानी कि अगर माइनर ने अपनी एज को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया भी है तो भी उस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। यानी कि दूसरी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि इसने तो मुझे झूठ कहा था कि मेजर है और इसने इसलिए मेरे साथ में अग्रीमेंट में एंटर कर लिया, तो अब इस अग्रीमेंट को एनफोर्स कराना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ माइनर, उसे छूट दी गई है कि माइनर आप झूठ भी बोलो तो भी चलेगा। इफ माइनर falsely represents himself as major, then also he is not liable and also he can plead his minority. He can take defense of his minority. Rule of estoppel is also not applicable to minor. Rule of estoppel क्या होता है? Rule of estoppel का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन
अपने आप के बारे में कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत चीज बोल रहा है, या फिर कोई अपने कंडक्ट से किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो बाद में वो पर्सन उसका उल्टा नहीं बोल सकता। हमने पार्टनरशिप में 11th क्लास में पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर बाय एस्ट्रोपल पढ़ा होगा। यानी कि ऐसा पार्टनर जो कि अपनी कंडक्ट से ये शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ, यानी कि वो सच में पार्टनर है नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि मैं किसी फॉर्म का पार्टनर हूँ। तो ये मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड कर दी जाएगी। यानी कि उसने कंडक्ट से कोई इंप्रेशन दिया किसी थर्ड पार्टी को कि वो एक पार्टनर है। तो यहाँ पर रूल ऑफ एस्ट्रोपल माइनर पर नहीं लगता है। माइनर ने अपने कंडक्ट से या फिर कुछ बोलकर ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि मैं तो मेजर हूँ, तो रूल ऑफ एस्ट्रोपल के अकॉर्डिंग ये मान लिया जाना चाहिए कि इसे मेजर मानकर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाए। लेकिन माइनर के ऊपर रूल ऑफ एस्ट्रोपल भी अप्लाई नहीं होता है, यानी कि उसने झूठ बोला तो भी चल जाएगा। तो क्रक्स ये है, माइनर ने अगर झूठ बोला, अपनी एज को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया भी, तो भी कोई बात नहीं है, माइनर का अग्रीमेंट तो वॉइड ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब क्या होता है? नेसेसरीज का मतलब है यहाँ पर जरूरत की चीजें, जरूरत के सामान। अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई की गई है तो उसके लिए एक अलग से रूल आता है। नेसेसरीज का मतलब है कि माइनर को एजुकेशन, मेडिकल या फिर दूसरी ऐसी फैसिलिटी सप्लाई की गई हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी है, उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, एक ठीक ठाक लेवल ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर किसी पर्सन ने इस माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर दी है, तो क्या वो पर्सन इन नेसेसरीज के लिए अमाउंट ले सकता है? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। ये कौन सी बात हुई, हाँ भी और नहीं भी? हाँ इसलिए कि माइनर के पास में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उससे वो अमाउंट क्लेम किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा उसके बियॉन्ड जाकर माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता। माइनर चाहे मेजर भी हो जाए तो भी उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी चुन्नू को एक पर्सन ने, मुन्नू ने, ठीक है, चुन्नू को मुन्नू ने, मुन्नू इज अ मेजर, अभी नाम से मायने लग रहा है लेकिन वो मेजर हो चुका है। चुन्नू को मुन्नू ने एजुकेशन सप्लाई की या फिर मेडिकल फैसिलिटी सप्लाई की, ऐसी अलग अलग नेसेसरी सप्लाई की। चुन्नू से क्या मुन्नू वो अमाउंट क्लेम कर पाएगा जितना खर्चा मुन्नू ने चुन्नू पर किया है? शायद हाँ या फिर शायद नहीं। हाँ इसलिए अगर चुन्नू के पास में कोई प्रॉपर्टी है तो फिर उससे मुन्नू ये अमाउंट क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मुन्नू के पैसे गए। A claim for necessary supply to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of necessaries। कि ऐसा नहीं होगा कि माइनर ने कुछ प्रॉमिस कर दिया कि मुझे नेसेसरी सप्लाई करो और मैं तुम्हें इतना अमाउंट सप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं होगा। माइनर को जितने की नेसेसरी सप्लाई की गई है उतने का क्लेम लिया जा सकता है, और उससे ज्यादा का तो कभी क्लेम किया ही नहीं जा सकता है। देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। अगर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है, इनहेरिट हुई है या कोई प्रॉपर्टी है, तो वो उससे क्लेम किया जा सकता है। To render minors estate liable for necessaries, two conditions must be satisfied। अगर आप माइनर के एस्टेट को लायबल करना चाहते हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि माइनर की प्रॉपर्टी से आप पैसा लेना भी चाहते हो तो दो कंडीशन अप्लाई होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ। यानी कि जिस स्टेट में वो है, जिस सिचुएशन में वो है, उसको सपोर्ट करने के लिए जरूरी थी वो नेसेसरीज। अगर आप उसको सुट्टा या फिर ऐसी कोई चीज, नशे की चीजें सप्लाई कर रहे हो तो वो नेसेसरीज में काउंट नहीं होंगी।
ऐसी चीजें सप्लाई होनी चाहिए जो कि जरूरी है। अब ये मत बोलना कि नशा उसके लिए जरूरी था, नहीं तो माइनर मर जाता, नहीं। ऐसी चीजें जो कि उसके लिए उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी थी। और दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज, यानी कि माइनर के पास में ऑलरेडी अगर वो सारी नेसेसरीज थी और फिर भी आप उसे सप्लाई किए जा रहे थे इस इंटेंशन से कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इसकी प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी अगर उसके पास में सफिशिएंट सप्लाई थी तो आप उससे एडिशनल अमाउंट, अगर आपने एडिशनल अमाउंट ऑफ नेसेसरीज उसे दी भी है तो भी आप उसका अमाउंट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला, गुड्स रीजनेबली नेसेसरी होने चाहिए। दूसरा, ऑलरेडी माइनर के पास में उसकी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। नेसेसरीज इंक्लूड मेडिकल, एजुकेशन, फूड, फ्यूनरल, ट्रेनिंग, बट इट डज नॉट इंक्लूड लग्जरीज, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। बिना जरूरत की गैर जरूरती चीजें दी, लग्जरीज दी, तो ये नेसेसरीज में नहीं आएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, अगर माइनर का गार्जियन, उसका रखवाला, उसके पेरेंट्स या कोई और गार्जियन माइनर की बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस केस में क्या लायबिलिटी निकल कर आएगी, उसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या रहेगी। दो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, his guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf. वैसे तो माइनर का अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड, लेकिन उसका गार्जियन किन्हीं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कैसे कर सकता है, मान लो कोई माइनर इंटर्नशिप करना चाहता है, माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है जो उसके लिए जरूरी है, उसके बेनिफिट के लिए जरूरी है, तो उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, तो उसके बिहाफ पर उसका गार्जियन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फिर वो वैलिड रहेगा, एनफोर्सिबल रहेगा। लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन अगर करता है तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। मान लो किसी माइनर के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उसके पास में उसकी प्रॉपर्टी आ गई, अब उसका जो दूसरा गार्जियन बना है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी माइनर के बिहाफ पर बेच दे, गलत हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ कुछ सर्कमस्टांस में, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of minor। benefit याद रखना है, benefit के लिए होना चाहिए माइनर के, माइनर को चक्कर में डाल दिया, उसको उलझा दिया तो वो benefit में काउंट नहीं होगा। there will be a valid contract which the minor can enforce, but all contracts made by a guardian on behalf of a minor are not valid। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि मैं तो इसका रखवाला हूं, मैं तो इसकी बिहाफ पर कुछ भी कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। माइनर के गार्जियन ने क्या किया, माइनर की बिहाफ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का अग्रीमेंट किया, क्या ये वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। but a contract entered into by a certified guardian। certified guardian कौन होता है, जो कि कोर्ट अपॉइंट करता है, कोर्ट भी किसी केस में गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर सर्टिफाइड गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। but a contract entered into by a certified guardian of a minor with the sanction of the court for the sale of minor's property। कोर्ट का सैंक्शन मिला है कि माइनर की प्रॉपर्टी को सेल करना है। फॉर एग्जांपल, माइनर की प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है किसी उस पर्सन को जिसने नेसेसरी सप्लाई की थी, उसे पेमेंट करना है, माइनर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, तो कोर्ट ने सैंक्शन दे दिया कि चलो ठीक है, माइनर की प्रॉपर्टी बेच के इस पर्सन को पेमेंट कर दो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है किसके द्वारा, जो दूसरी पार्टी जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया उसके द्वारा भी और माइनर के द्वारा भी, दोनों पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और उसे एनफोर्स भी करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गार्जियन वैसे तो एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए तो कर सकता है। उसके अलावा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन करता है वो वैलिड नहीं होंगे, लेकिन अगर माइनर का वो गार्जियन जो कि सर्टिफाइड गार्जियन है
और कोर्ट के सैंक्शन से अगर वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल करने का अग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होगा, दोनों पार्टीज उन्हें एनफोर्स करा सकती है। देखते हैं 7 पॉइंट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A minor's agreement being absolutely void, there can be no question of specific performance of such agreement. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब छोटा सा ये है कि माइनर को स्पेसिफिकली आप परफॉर्म नहीं करा सकते हो कि तू तेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर, क्योंकि उसका अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। छोटी सी बात फिर से रिपीट की हुई है। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। माइनर को आप दिवालिया, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में केपेबल नहीं है, उसकी एसेट्स जो लायबिलिटीज से कम है और वो लायबिलिटीज को पे ऑफ कर नहीं पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन माइनर को, बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा है, उस पर ऐसे गलत टर्म्स यूज मत करो, उससे ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मत लाओ, उसे इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। 9th, पार्टनरशिप। अगेन पार्टनरशिप वाली चीज आ गई। A minor being incompetent to contract cannot be a partner in a partnership firm, but under Section 30 of the Indian Partnership Act, he can be admitted to the benefits of partnership. ये जो सेक्शन है माइनर का अग्रीमेंट या फिर माइनर जो है पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 30 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर जो है वो एजेंट जरूर हो सकता है। अब एक बात समझना, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन हमने पढ़ा था। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक एजेंट अपने एक्ट से, अपने काम से प्रिंसिपल को लायबल कर देगा, यानी कि एक्ट, ये एक्ट किसी एजेंट ने किया है, प्रिंसिपल उसके काम के लिए बाइंड हो जाएगा। काम कौन कर रहा है? एजेंट। लायबल कौन हो रहा है? प्रिंसिपल। ये होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। यहाँ पर दिया जा रहा है कि माइनर जो है वो एजेंट हो सकता है, यानी कि माइनर अगर किसी पर्सन का एजेंट है तो माइनर की खुद की लायबिलिटी तो आनी नहीं, क्योंकि वो क्या है? एजेंट है। प्रिंसिपल की अल्टीमेट लायबिलिटी आएगी, तो माइनर एजेंट जरूर हो सकता है। लेकिन क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? जल्दी से सोचो, क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रिंसिपल अगर वो होगा तो लायबिलिटी उसकी आ जाएगी किसी एजेंट के एक्ट की, तो माइनर को तो हमको लायबल करना ही नहीं है, उस बच्चे को तो हमें बचाना है हर एक लायबिलिटी से, हर एक गलत काम से। तो उस केस में माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, बट ही कैन बी एन एजेंट। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। वो खुद के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के टूवर्ड्स। ओके। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being liable. खुद के प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो क्या कर सकता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, उनको ड्रॉ कर सकता है, आगे डिलीवर कर सकता है और ट्रांसफर, एंडोर्स भी कर सकता है। ऑल्सो ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल होगा तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर अपने पेरेंट्स को या फिर गार्जियन को बाइंड नहीं कर पाएगा। एक बच्चे ने गलत काम किया तो क्या उसके पेरेंट्स को लायबल कर दोगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे बच्चे की परवरिश की? नहीं। जो माइनर है उसके पेरेंट्स उसके एजेंट तो है नहीं, सॉरी, माइनर जो है वो अपने पेरेंट्स का एजेंट तो है नहीं, तो माइनर अपने एक्ट से अपने पेरेंट्स को लायबल नहीं करेगा। पेरेंट्स अलग है, माइनर अलग है, तो उस केस में माइनर जो अपने एक्ट से अपने पेरेंट्स को भी बाइंड नहीं कर पाएगा। इस पे केस स्टडी भी हम देखेंगे। एक बच्चा कोई लोन ले लेता है और फिर वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर मैं नहीं भी चुका पाया तो मेरे पेरेंट्स चुका देंगे, तो क्या वो जो दूसरी पार्टी है वो पेरेंट्स को लायबल कर सकती है, उन्हें एनफोर्स कर सकती है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? वैसे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द लीगल रेमेडीज, कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी मिलेगी उस थर्ड पार्टी को? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे।
In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian, even for necessaries. इवन इफ नेसेसरीज भी सप्लाई की गई हूँ गार्जियन को, सॉरी माइनर को, फिर भी उसका गार्जियन या फिर पेरेंट लायबल नहीं होगा. द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स. पेरेंट्स सिर्फ तब लायबल हो सकते हैं जब ऑफिशियली, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड वे में एक पर्सन, एक माइनर अपने पेरेंट्स का क्या बना हो, एजेंट बना हो. तो ऑल इन ऑल एक माइनर के पेरेंट्स उस माइनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट. अगर माइनर और अडल्ट मिलकर जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अडल्ट तो लायबल हो जाएगा, माइनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी. एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो ऐसा जनरली तो नहीं बनेगा कि माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स बताओ, और अगर आता भी तो मैक्सिमम 7 मार्क्स का, तो आपको 7 पॉइंट्स लिखने रहेंगे. या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि 2-3 आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और उस पर आपका ओपिनियन दो, एक तरीके से आपका व्यू बताओ कि अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर एंड अडल्ट के बीच में, यानी कि वो दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी के साथ में अग्रीमेंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा. तो उसका इफेक्ट ये रहेगा कि माइनर तो एब्जॉल्व हो जाएगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन मेजर की लायबिलिटी आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 13 पॉइंट, श्योरिटी फॉर माइनर. श्योरिटी या गारंटर का मतलब क्या होता है. गारंटी सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अगर हम बहुत बार ऐसा होता है, एक पर्सन लोन लेने जाता है बैंक से, बैंक बोलती है कि हम तेरे को लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में हमको एक पर्सन की, एक ऑथेंटिक पर्सन की, या एक ऐसा पर्सन जो कि नामी है, एक रिलायबल पर्सन की गारंटी चाहिए. गारंटी यानी क्या, यानी कि ये पर्सन, एक दूसरा पर्सन गारंटी देगा बैंक को कि अगर इस पर्सन ने लोन पे नहीं किया ना, तो मैं लोन पे करूंगा इसके बिहाफ पर. एक तरीके से ये पर्सन बैंक को गारंटी दे रहा है कि आप प्लीज इसको लोन दे दो, बेचारे को जरूरत है, अगर इसने पे नहीं किया तो फिर मैं आपको पे करूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये दे देगा, नहीं दिया तो मुझसे ले लेना. ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. समझो, ए बी सी, बी फॉर बैंक है, ठीक है. ए बैंक से लोन लेने जाता है, बैंक बोलता है ए को कि गारंटी लेकर आ, तो सी ने बी को कहा कि बैंक को कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ए आपको लोन रीपे करेगा, अगर इसने नहीं किया तो मैं करूंगा. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन माइनर के लिए गारंटी दे रहा है, यानी कि मान लो ये ए जो है ये एक माइनर है और सी ने इस माइनर के लिए गारंटी दी है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ए की, इस माइनर की तो कोई लायबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि ये तो माइनर है, ये तो लायबल ही नहीं है अपने अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए. लेकिन सी की लायबिलिटी आ जाएगी, सी को वो अमाउंट पे करना पड़ जाएगा. क्यों, क्योंकि सी ने गारंटी दी थी ए के लिए. तो अगर किसी पर्सन ने माइनर के लिए गारंटी दी है तो उस केस में ये पर्सन पूरा लायबल हो जाएगा. माइनर जो है एकदम मजे में, उसकी लायबिलिटी कोई भी नहीं आएगी. If any adult person gives guarantee for minor, then such adult person will be liable for third party because there is a direct contract between surety and third party. इन दोनों के बीच में श्योरिटी कौन है, श्योरिटी है सी, जो पर्सन गारंटी देता है वो कहलाता है श्योरिटी, और ये पार्टी जिसको गारंटी दी गई है, तो जिस पर्सन ने गारंटी दी है वो है श्योरिटी. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस सी को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा. कुल मिला के ऑल इन ऑल गारंटी के केस में क्या होगा, गारंटी के केस में माइनर की तो कोई लायबिलिटी आएगी नहीं, लेकिन जिस पर्सन ने गारंटी दी है, जो श्योरिटी है, उसकी लायबिलिटी आ जाएगी. देन 14th पॉइंट, माइनर एज अ शेयर होल्डर. क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है क्या. बच्चों, अगर आप माइनर हो, अगर आप 18 से नीचे के हो, तो आपने देखा होगा कि आप खुद के नाम से शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, ग्रो पर या जीरोधा पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. अपने पेरेंट्स के नाम से जरूर उनके अकाउंट से कर सकते हो, लेकिन आप खुद के नाम से नहीं कर पाओगे.
माइनर एक शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, माइनर शेयर्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। Minor cannot become a shareholder in any company, but a minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him। यानी कि ट्रांसफर के द्वारा अपने पेरेंट्स के शेयर उसके नाम पर आ गए, पेरेंट्स की डेथ हो गई या किसी ने गिफ्ट कर दिया, फुल्ली पेड शेयर यानी कि जिस पर पूरा का पूरा अमाउंट पेड अप है, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 100 का 100 अमाउंट पेड अप है, तो ऐसे शेयर्स का वो होल्डर जरूर बन सकता है। लेकिन कंपनी डायरेक्टली किसी भी माइनर को शेयर अलॉट नहीं करेगी, वो जनरली शेयर होल्डर नहीं बन पाएगा। ठीक है। और फिफ्थ है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स या फिर क्राइम। माइनर अगर कोई क्राइम करता है, सिविल रॉन्ग करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो जरूर लायबल होगा। उसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो लायबल नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर अगर माइनर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए माइनर लायबल हो जाएगा। तो ये हुए हमारे 15 पॉइंट्स रिलेटेड टू माइनर। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं। प्री कंसेंट का, सॉरी प्री कंसेंट बोल रही हूँ मैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का फर्स्ट हमने पढ़ा है पॉइंट, मेजोरिटी, मेजर होना जरूरी है। वो पर्सन जिसने 18 का एज कंप्लीट कर लिया वो मेजर कहलाएगा, 18 से कम वाले क्या कहलाएंगे, माइनर कहलाएंगे। माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स जो है वो हमें पढ़ लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, माइनर का अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। केस लॉ कौन सा है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, याद रखना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड। माइनर का जब भी अग्रीमेंट है आपको लिखना है मोहरी बीबी, एम फॉर माइनर, एम फॉर मोहरी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। सेकंड, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अगर माइनर मेजर हो भी जाता है, अगर यानी मतलब होगा ही होगा, मेजर तो होगा ही, मेजर होने के बाद भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। थर्ड, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट जरूर उठा सकता है, पार्टनरशिप में भी वो बेनिफिट्स के लिए जरूर एंटर कर सकता है सारी पार्टनर्स की कंसेंट से। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी कि माइनर अगर कभी झूठ भी बोल दे, अपनी एज को गलत रिप्रेजेंट भी कर ले, तो भी वो अपनी माइनॉरिटी का सहारा लेकर बच सकता है, निकल सकता है। फिफ्थ, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अगर नेसेसरीज अप्लाई की गई है माइनर को, तो उस केस में क्या लायबिलिटी आएगी, उस केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, जो माइनर को नेसेसरी सप्लाई की गई है वो ऐसी हैं जो कि उससे उसकी उस स्टेट ऑफ लाइफ में सपोर्ट करें, सस्टेन करने में मदद करें। और दूसरा, माइनर के पास में ऑलरेडी ऐसी नेसेसरीज की सफिशिएंट सप्लाई ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, गार्जियन जो है माइनर की बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और सर्टिफाइड गार्जियन जो है वो कोर्ट की सैंक्शन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का अग्रीमेंट कर सकता है, माइनर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे, या फिर कोई और प्रॉपर्टी है तो भी। ओके। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर से कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट है। माइनर को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो इंसॉल्वेंट, माइनर को आप पार्टनरशिप में ले सकते हो बेनिफिट्स के लिए। माइनर को आप एजेंट जरूर रख सकते हो, लेकिन माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। माइनर जो है वो अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन को कभी बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स का एजेंट नहीं है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली एजेंट बनाया गया है तो फिर वो लायबल कर देगा। देन ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर माइनर एंड अडल्ट ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो अडल्ट लायबल रहेगा, माइनर लायबल नहीं रहेगा। उसके अलावा श्योरिटी और गारंटर फॉर माइनर, अगर कोई पर्सन माइनर की परफॉर्मेंस की गारंटी देता है तो वो पर्सन खुद ही लायबल हो जाएगा, माइनर छूट जाएगा, बच जाएगा। उसके बाद में माइनर एज ए शेयर होल्डर, माइनर को एज ए शेयर होल्डर आप नहीं रख सकते हो, माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन से अगर उसे फुल्ली पेड शेयर्स मिले तो वो एज ए शेयर होल्डर बन सकता है। एंड फाइनली लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स या फिर क्राइम, अगर माइनर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए वो जरूर लायबल होगा। ये हुए हमारे 15 पॉइंट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी या फिर मेजोरिटी, जो भी कहो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट किसका, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का।
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 12 में अनसाउंड माइंड के पर्सन को डिफाइन किया गया है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it is not capable of understanding it and of forming a rational judgment to effect upon his interest। क्या बोला इसने? इसने सीधी सी बात ये बोली है कि एक पर्सन को अनसाउंड माइंड का कब माना जाएगा? उसे तब माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जब कर रहा है वो अपने सेंस में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीकेशन निकल कर क्या आएंगे, वो एक सही जजमेंट ही फॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। मान लो एक पिया हुआ इंसान एकदम धुत है नशे में, अब उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखो कि तेरी सारी की सारी जमीन बेची जा रही है 1000 रुपए में, हो सकता है कि वो उसे साइन कर ले क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंस कितने हैवी हो सकते हैं, कितने ग्रेव हो सकते हैं। तो अगर वो पर्सन उस टाइम केपेबल ही नहीं है सोचने में, तो वो कैसे माना जाएगा कि वो एक साउंड माइंड का पर्सन है? या फिर कोई एक पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी वाली उसको छोड़कर चली गई है और वो डिप्रेशन में काफी ज्यादा सोच ही नहीं पा रहा है, कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, उसके साथ में आप अग्रीमेंट में एंटर करो, हो सकता है कि वो उस टाइम इमोशनल होकर कुछ भी कर दे, तो ऐसा पर्सन साउंड माइंड का पर्सन नहीं माना जाएगा। अगर वो साउंड माइंड का पर्सन नहीं माना जाएगा तो फिर उस केस में वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, उसके साथ में अग्रीमेंट पे एंटर किया भी गया है तो वो एक वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। तो इफ इट when he makes it is not capable of understanding it, समझने के लिए लायक नहीं है, और रैशनल जजमेंट भी, एक साउंड जजमेंट भी वो फॉर्म नहीं कर पा रहे। A person who is of usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। एक पर्सन जो कि सारा दिन तो या फिर हमेशा जनरली तो वो अनसाउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ठीक होता है, कभी कभी साउंड माइंड का होता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल पिया हुआ ही रहता है लेकिन नवरात्रि में पीना छोड़ देता है, तो नवरात्रियों में आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो क्योंकि एकदम सब कुछ छोड़कर रखा है उसने, उस टाइम वो साउंड माइंड का, उसके साथ उस टाइम अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो सारे टाइम अनसाउंड माइंड का पिया हुआ है, पियक्कड़ है, तो उस केस में आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते, राइट। आगे देखते हैं, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind। एक पर्सन जनरली तो साउंड माइंड का रहता है, जनरली ठीक ठाक रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन पागल हो जाता है, तो अमावस्या के दिन आप उसके साथ में अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो। यानी कि जनरली ऑल इन ऑल जनरली तो वो क्या है, साउंड है, कभी कभी पागल हो जाता है, पागल इन द सेंस सेंसेस में नहीं है, बहुत ज्यादा पिया हुआ है या कुछ भी नशे में, उस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो उसके साथ। Rule of necessary supplied for unsound mind person will be same as minor। अगर आप किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करते हो तो आपके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा जैसा कि आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई की, यानी कि उस अनसाउंड माइंड के पर्सन की प्रॉपर्टी में से वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो। अगेन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला रीजनेबली गुड होनी चाहिए, वो नेसेसरी टू सपोर्ट हिम इन दिस स्टेशन ऑफ लाइफ, और दूसरा ही शुड नॉट हैव ऑलरेडी द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सच नेसेसरीज। ओके, तो ये हुआ हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और लास्ट हमारे तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी या फिर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड पॉइंट पर, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो है जो कि जिन्हें डिस्क्वालिफाई किया हुआ है, मना किया हुआ है कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो ना प्लीज। कौन कौन आते हैं डिस्क्वालिफाइड में? कन्विक्ट, अपराधी। नाउ ग्रेट आयरनी इज कि एक अपराधी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है लेकिन वो इलेक्शन में जरूर खड़ा हो सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि अगर कन्विक्ट को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाए तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोग तो इलेक्शन ही ना लड़ पाए।
क्योंकि अपराधियों की संख्या ही इतनी ज्यादा है हमारे पॉलिटिक्स में। तो एक कन्विक्ट पर्सन डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। एलियन एनिमी क्या होता है हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो दुश्मन देश का अगर कोई सिटीजन है, पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया ने पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया, नहीं किया हुआ है, बाय एनी चांस अगर किया, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया और पाकिस्तान को एनिमी डिक्लेयर कर दिया, तो पाकिस्तान के सारे लोग क्या माने जाएंगे, हमारे लिए एलियन एनिमी माने जाएंगे। कैन नॉट मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पनिशमेंट पीरियड, इंसॉल्वेंसी पीरियड और वॉर। एलियन एनिमी वॉर के समय पर, इंसॉल्वेंट पर्सन इंसॉल्वेंसी पीरियड के समय पर, कन्विक्ट पर्सन पनिशमेंट के पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा। डिप्लोमेटिक पर्सन और एम्बेसडर कैन मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट और केस कैन बी फाइल्ड विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। डिप्लोमेटिक क्या होते हैं और एम्बेसडर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया से जो IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो क्लियर कर कर जाते हैं, वो इंडियन एम्बेसी में जो भी हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज में एम्बेसी है, जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी है, US एम्बेसी है, वैसे ही उन दूसरी कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है, जो कि क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि वहाँ जो लोग, फॉर एग्जाम्पल US में जो इंडियन सिटीजन रह रहे हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहाँ इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं। उसी तरीके से इंडिया में जो US के लोग रह रहे हैं उनके लिए US एम्बेसी यहाँ पर, अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो वो US एम्बेसी में जाकर रिजॉल्व करा सकते हैं। तो वहां पर जो लोग बैठते हैं वो कहलाते हैं एम्बेसडर। डिप्लोमेटिक पर्सन भी ऐसी पोजीशंस जो होल्ड किए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा सॉवरेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रीच होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल से उनके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। उसके अलावा कॉर्पोरेशन यानी कि जनरली कंपनी कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया हुआ होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा हुआ है उसके अंदर रहते रहते कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस चीज को हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में एकदम डेप्थ में। तो ऑल इन ऑल जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, बेसिकली कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे, ये डिस्क्वालिफाइड है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, कैपेसिटिव कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से 3 पॉइंट पढ़े, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम अगला एलिमेंट लेंगे फ्री कंसेंट का, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम आगे के जो पॉइंट्स है वो भी उसी लेक्चर में कवर कर लें। I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thanks a lot. And if you do have any sort of feedback, any sort of doubt, please do let me know in the comment section. And if you are finding this video useful, please do like the video and subscribe to my channel if you have not subscribed to yet. Thank you.